कर्नाटकमध्ये भाजपाचा पराभव झाला. लोक आता म्हणायला लागले की ओबीसीने भाजपाला नाकारलं. हे तुम्हाला कितपत खरं वाटते? देखो, जो ओबीसी की बात करेगा अभी जिसकी सत्ता आएगी, ये कर्नाटक के राजनीति ने दिखा दिया. कर्नाटक में एक तरफ एक पार्टी कह रही थी पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाने की बात हो रही थी, उसमें पिछड़ों को जो जिनको आरक्षण मिला था उसके आरक्षण की जो मात्रा है वो बढ़ा के 50% के ऊपर देने की बात हो रही थी वहाँ पर. और जो क्योंकि कर्नाटक ऐसा राज्य रहा है तमिलनाडु के बाद में जहाँ पर आरक्षण की मात्रा ओबीसी की सबसे ज़्यादा है. और इसी की बात एक पार्टी बार बार कह रही थी कि आरक्षण की सीमा जो 50% रखी है उसके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जिनको आरक्षण की सफिशिएंट मात्रा में आरक्षण नहीं मिला उनको अभी आरक्षण, उनके अधिकार का जो है आरक्षण मिलना चाहिए. ये बात जोर से रखी गई थी और बार बार जो पिछड़े वर्ग के वहाँ पर जो बड़ा समाज है, गोकालिंगा है, करूबा है या लिंगा है, तमाम जो करीबन 65% आरक्षण है वहाँ पर 65% है ओबीसी. यानी तमिलनाडु के बाद में ये दूसरा ऐसा राज्य है कर्नाटक जहाँ पर ओबीसी की मात्रा 50% से ऊपर यानी 60% से भी ऊपर है. तो वो आरक्षण की मात्रा वहाँ पर 50% के कम होना और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलाकर आरक्षण 50% यानी ओबीसी के ऊपर में बार बार अधिकार के ऊपर उनके मात्रा कम होने से अधिकार का हनन हो रहा था. और एक पार्टी बार बार कह रही थी कि आपको आरक्षण जो है उसकी मात्रा बढ़नी चाहिए और आपके वो अधिकार है आपका. एक पार्टी कह रही थी और वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों ने बाकी तमाम बातों को नजरअंदाज किया और केवल अपने अधिकार और न्याय की बात जो जिन्होंने रखी उनके पीछे में ओबीसी वर्ग खड़ा रहा. इसका नतीजा कर्नाटक में हम देख रहे हैं. महाराष्ट्र में भी जातीय जनगणना की मांग हो रही है और बिहार में शुरू भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ही स्थगित दिया है. तो क्या लगता है आपको कि जातीय जनगणना होना चाहिए? देखो, जब पहला भारत के संविधान में 340 जो एक अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग है इस देश में जो समुदाय है उनकी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए. उनके सामाजिक पिछड़ेपन को, अपने राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक पिछड़ेपन को जानना चाहिए और इसके अनुसार एक अनुशंसा होनी चाहिए, एक सिफारिश झाली पाएगी ताकि उसका एक रिपोर्ट तैयार होना चाहिए. वो 1956 में जब काका कालेलकर आयोग पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था उसने भी कहा था, उसके अनुशंसा में है कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या 1931 के जाति जनगणना के बुनियाद पर बनी है. तो उनके अनुशंसा में पहली एक अनुशंसा थी कि पिछड़े वर्ग की भी जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि सही मात्रा में आज की तारीख में उनकी जनसंख्या क्या है वो पता चलनी चाहिए, ताकि अधिकार देना है उनको. अगर उनके लिए आरक्षण की सुविधा करनी है तो कितनी मात्रा में देनी चाहिए उसकी हम लोग सही मात्रा में जांच हो सकती है. यही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का दूसरा आयोग जो मंडल कमीशन 78 और 80 के दरमियान में जो बना था उनकी भी एक अनुशंसा रही है. उस अनुशंसा में कहा था कि 1931 में आखिरी जाति जनगणना हुई. आज़ादी के उपरांत में अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना तो होती है लेकिन पिछड़े वर्ग की जनगणना होती नहीं है. जानकारी नहीं मिलती है पिछड़े वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन की, तो इसलिए उनकी भी जनगणना होनी चाहिए और इसकी जाँच होनी चाहिए. तो मंडल कमीशन ने भी कहा था, काका कालेलकर आयोग ने कहा था, मंडल कमीशन ने कहा था. इसका मतलब ये है कि अगर आपको सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग जो है यानी जिसको ओबीसी हम लोग कहते हैं उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक पिछड़ेपन की आज की तारीख में अगर जांच नहीं होगी तो पता कैसा चलेगा कि वो कितने मात्रा में पिछड़े हैं सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप में. ये जानकारी जब मिलेगी तभी तो उसके लिए जो अनुशंसा बनेगी, उसके लिए जो रिपोर्ट बनेगा उसको वैज्ञानिकता मिलेगी, उसको एक संवैधानिक बुनियाद मिलेगा. तो इसके लिए जाति जनगणना की मांग हो रही है. और जाति जनगणना की मांग केवल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके संविधान में अनुच्छेद है, आपके संविधान में आर्टिकल 15(4) है, 15(6) है, 16(4) है. उसमें भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति तो बैकवर्ड क्लास है,
जो बैकवर्ड क्लास है उसकी जांच पड़ताल जब होगी तभी तो पता चलेगा कि 15(4) की ताकत तभी बढ़ेगी, 16(4) की ताकत तभी बढ़ेगी, और साथ साथ में 340 जो अनुच्छेद है उसको अगर आपको सही मात्रा में उसका सम्मान करना है तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग की जनगणना होगी, पड़ताल होगी, फिर एक उसके बुनियाद पर कोई विकास का एक नियोजन बनेगा, और फिर हम लोग देख पाएंगे कि ये जो ओबीसी वर्ग है उसमें से समुदाय आते हैं, वो समुदाय विकास की प्रक्रिया में जो औपचारिक प्रवाह में जो शामिल है उनके साथ में वो शामिल होने की प्रक्रिया तब शुरू होगी। ये आने वाले महीने में ओबीसी मुक्ति मोर्चा ये वर्धापन दिन मना रहा, तो आपकी प्राथमिकता किस बारे में रहेगी, क्या उद्देश्य लेके प्राथमिकता रहेगी? देखो 1990 में हम लोगों ने एक मोर्चा निकाला था दिल्ली में, मंडल कमीशन लागू करो, और ओबीसी के आरक्षण की बात हमने छेड़ी थी, तो उस मोर्चा का नाम था ओबीसी मुक्ति मोर्चा। उसको लगभग आज की तारीख में आने वाले 22 तारीख को 33 साल हो रहे हैं, यानी 33वां हम लोग वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं आने वाले 22 तारीख को। तो हम लोग इसलिए हम लोगों ने संगठन बनाया था कि ये जो ओबीसी के अधिकार और न्याय की जो बात है उसका एक उसके ऊपर अंकुश रहे, उसका एक दबाव, राजनीतिक सामाजिक दबाव बना रहे, इसके लिए हमने तो संगठन बना था। आज की तारीख में हमारा राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा का आज की तारीख में हम लोगों की एक मांग रहेगी, वो एक मांग है कि जो आपने अधिकार की बात 340 अनुच्छेद के तहत में ओबीसी न्याय और अधिकार की बात की है, वो जब मंडल कमीशन लागू हुआ उन्होंने 27% देश में आरक्षण की सरकारी सेवा में बात करी थी। सवाल ये है कि वो उस समय की अनुशंसाएं, एक पहली अनुशंसा है, वो अभी तक 100% लागू नहीं हुई है। तो राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा का यही रही आज की तारीख में हमारा आने वाले दिनों में लड़ाई हुई रहेगी कि जो हमारी उस समय की आपने जो सिफारिशें, जो कानून आरक्षण का बनाया था, उसका सम्मान के रूप में सम्मानित प्रतिनिधित्व, सरकारी सेवा, साथ साथ में जो राजनीतिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी ओबीसी की मात्रा में, उसकी जनसंख्या के मात्रा में, और कानून जो 27% बना है वो आने वाले 1 साल के भीतर राज्य में हो या केंद्र की सेवाओं में हो, ओबीसी की जो सरकारी सेवा में है भर्ती जो है वो 27% होनी चाहिए, और हमको 1 साल में वो राज्य की सेवा में और केंद्र की सेवा में दिखनी चाहिए। ये हमारी मांग रहेगी। ये उद्देश्य के लिए हम लोग इस साल काम करेंगे।